हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड। ओके, तो इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में हम लोगों ने कल देखा था डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ओके, और आज हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि जो आपका हम लोगों ने 18 स्लॉट्स बनाए थे और स्लॉट्स के अंदर हम लोग कंडक्टर को रखे थे। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। ठीक है, ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग है। ठीक है, ये जो वाइंडिंग का अरेंजमेंट है ये आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। अब इसमें देखिए उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये क्या है, स्लॉट नंबर 1 और स्लॉट नंबर 2। ठीक है, और एक स्लॉट के अंदर हम लोगों ने एक से ज़्यादा कंडक्टर को रखा है। ठीक है, आपका ये एक स्लॉट है, जब वहाँ पे क्या था एक स्लॉट के अंदर एक ही कंडक्टर को हम लोगों ने रखा था। ठीक है, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक स्लॉट के अंदर एक से ज़्यादा हम लोग जो आपका कंडक्टर या वाइंडिंग को हम लोगों ने पुट किया है, इसलिए इसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। फिर देन इसका हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा कि मतलब स्लॉट्स के एक स्लॉट्स के अंदर एक ही वाइंडिंग होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एक ही जगह पे, मतलब सघन घना जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कि एक ही स्लॉट्स के अंदर हम लोग मल्टीपल वाइंडिंग रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। क्लियर। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं आपको बिल्कुल ध्यान में रखने का जरूरत है। ठीक है, कि अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग की बात आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे m इक्वल्स टू हमेशा 1 होता है। क्लियर, m इक्वल्स टू हमेशा 1 होता है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और दिया जाए कि इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन m इक्वल्स टू 1 और आपसे पूछा जाए किस तरीके का वाइंडिंग है, तो आपको बताना है कि ये किस तरीके का वाइंडिंग है, ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग है। क्लियर। दूसरा चीज़ अपने को याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में जो आपका जो नेट वोल्टेज है, ठीक है, वो अर्थमेटिक सम के बराबर होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो नेट वोल्टेज है वो अर्थमेटिक सम के बराबर होता है। क्लियर, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के अंदर। तो ये दो चीज़ें मतलब अपने बिल्कुल काम की चीज़ है। अगर m इक्वल्स टू 1 आ जाए, ठीक है, m इक्वल्स टू 1 आ जाए, क्लियर, तो देन हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तरीके कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग है। और यहाँ पे जो नेट वोल्टेज है वो आपका अर्थमेटिक सम के बराबर होता है। किसके अंदर, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के अंदर। ठीक है, अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे, ठीक है, कि आपका जो नेट वोल्टेज है वो फेजर सम के बराबर होता है। ठीक है, वो फेजर सम के बराबर होता है, नेट वोल्टेज इक्वल टू फेजर सम। ओके, और यहाँ पे m इक्वल टू ग्रेटर देन 2। अगर ये इस तरीके का कंडीशन आ जाए, ठीक है, अगर ये कंडीशन आता है आपका, ठीक है, ये देखिए एक कंडीशन तो ये हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा कंडीशन आपका ये हो गया। ठीक है, ठीक है, तो m इक्वल्स टू 1 और नेट वोल्टेज इक्वल्स टू अर्थमेटिक सम। ठीक है, और देन m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और नेट वोल्टेज जो है आपका फेजर सम के बराबर हो, तो वो आपका किस तरीके का वाइंडिंग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। देखिए यहाँ पे इफ m इक्वल्स टू 1, इफ m इक्वल्स टू 1 इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। अगर m की वैल्यू 1 है, ठीक है, अगर m की वैल्यू 1 है तो वो किस तरीके की वाइंडिंग है, वो आपकी वाइंडिंग है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। इफ m इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। अगर m की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। क्लियर, तो आपको ये दोनों चीज़ों को अपने को याद में रखना है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, और आगे देखें, एक होता है KD। ठीक है, अब आपने को कैलकुलेट करना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रेड फैक्टर, या इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेथ फैक्टर। ठीक है, तीनों में से अगर कोई चीज़ पूछा जाता है तो आप समझ लेना कि एक ही चीज़ हमको कैलकुलेट करना है, कि या तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसी का बोलते हैं स्प्रेड फैक्टर, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेथ फैक्टर। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं KD से। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को KD, D का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, K का मतलब हो गया फैक्टर। ठीक है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हमेशा हम लोग KD से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सा इसका मतलब कैलकुलेट करने का इसका फार्मूला है, EMF इंड्यूस्ड पर फेज इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के अंदर जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, EMF इंड्यूस्ड पर फेज इन कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। मतलब
पर फेज जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और पर फेज कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, केडी बोलते हैं। क्लियर? या इसको हम लोग दूसरे लहजे में भी बोल सकते हैं, अभी जो बताया कि ईएमएफ इंड्यूस पर फेज इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो मैंने क्या बोला कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के अंदर जो नेट वोल्टेज होता है वो फेजर सम के बराबर होता है। नेट वोल्टेज किसके बराबर होता है? फेजर सम के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी चीज को मैंने लिख दिया कि फेजर सम ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज पर फेज। ठीक है, फेजर सम ऑफ, क्योंकि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के अंदर जो नेट वोल्टेज है वो किसके बराबर होता है? फेजर सम के बराबर होता है। ठीक है, तो फेजर सम ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज पर फेज अपॉन में, और कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के अंदर जो नेट वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है? वो अर्थमेटिक सम के बराबर होता है, अर्थमेटिक सम ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज पर फेज। ठीक है, क्लियर? मतलब आपको ध्यान में रखना है कि केडी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के अंदर पर फेज जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के अंदर जो पर फेज ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो दोनों का क्या है? रेशियो है केडी। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और इस फार्मूले से मेरा बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, यही नहीं, कभी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी जाओगे तो ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, तो अपने को यहाँ पे इस चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे कि केडी, अब अपने को देखना है कि फेजर सम ऑफ इंड्यूस वोल्टेज पर फेज वो होता है आपका साइन एम बीटा बाई 2। ठीक है, मतलब फेजर जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किसके बराबर होता है? साइन एम बीटा बाई 2। क्लियर? और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है पर फेज कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग के अंदर वो आपका किसके बराबर होता है? एम साइन बीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे केडी का एक सिंपल सा फार्मूला आ गया, साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन में एम साइन बीटा बाई 2। आप इसको बिल्कुल याद कर लें, गांठ बांध लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसका बार बार यूज होगा और इस पे बेस्ट कोई ना कोई न्यूमेरिकल आता ही आता है। ठीक है, तो केडी कैलकुलेट करने का फार्मूला आ गया साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन में साइन एम साइन बीटा बाई 2। वेयर कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, एम क्या है आपका? एम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? फेज बेल्ट जिसको बोलते हैं वो कैलकुलेट करते हैं स्लॉट पर पोल पर फेज, स्लॉट पर पोल पर फेज, यहाँ से एम कैलकुलेट हो जाएगा। बीटा को हम लोग बोलते हैं स्लॉट एंगल, और स्लॉट एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 180 डिग्री अपॉन में पोल पिच। ठीक है, 180 डिग्री अपॉन में पोल पिच, और पोल पिच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? पोल पिच। तो पोल पिच कैलकुलेट का फॉर्मूला था स्लॉट अपॉन में पोल। ठीक है, नंबर ऑफ स्लॉट्स को नंबर ऑफ पोल से, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स को हम लोग पोल से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा वहाँ पे क्या निकल जाता है? पोल पिच कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम लोग देखेंगे अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के ऊपर इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक ऑन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, हार्मोनिक का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो अपन वो कोई भी हार्मोनिक हो सकता है, फंडामेंटल हो सकता है, थर्ड हार्मोनिक हो सकता है, या फिफ्थ हार्मोनिक हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और उसमें कोई हार्मोनिक्स दिया हो, या तो फंडामेंटल हार्मोनिक दिया हो, थर्ड हार्मोनिक दिया हो, या फिफ्थ हार्मोनिक दिया हो, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एन लगा देंगे, के डी एन इक्वल्स टू साइन एन एम बीटा बाई 2 अपॉन में एम साइन एन बीटा बाई 2। अब यहाँ पे एन क्या है? ये क्या है? यहाँ पे हार्मोनिक्स है। ठीक है, और एन की जगह पे हम लोग जो भी हार्मोनिक्स दिया हुआ, अगर फंडामेंटल हार्मोनिक दिया हुआ तो वहाँ पे 1 रख देंगे, अगर थर्ड हार्मोनिक दिया हुआ तो 3 रख देंगे, अगर फिफ्थ हार्मोनिक दिया हो तो वहाँ पे 5 रख देंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको आपका कैलकुलेट कर सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक ऑन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्लियर? देखिए इसको, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद और चीज़ें समझ में आएंगी। आगे देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है कि फाइंड फेज स्प्रेड टू एलिमिनेट nth हार्मोनिक। ठीक है, आप nth हार्मोनिक को समझ जाओगे तो नेक्स्ट कोई भी हार्मोनिक को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अपने को निकालना है कि फाइंड फेज स्प्रेड टू कैलकुलेट nth हार्मोनिक। क्लियर? देखें यहाँ पे, तो फेज स्प्रेड nth हार्मोनिक, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, KD इक्वल्स टू क्या कर देंगे? 0। ओके, और इसमें आपका हार्मोनिक क्या है? ऑलरेडी इसमें इंट्रोड्यूस है, तो आपका क्या हो जाए? KDN इक्वल्स टू साइन एन एम बीटा बाई 2 अपॉन में एम साइन एन बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0 से हम लोग क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको जैसे ही हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे तो ये वाला टर्म इधर जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया? साइन एन एम बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे साइन 0 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री। ठीक है, साइन 0 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड से हम लोग ने साइन को हटा दिया, तो यहाँ पे बच गया एन एम बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? 2 को जब हम लोग इधर लेके जाएंगे तो आपका बच गया एन एम बीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री।
और अपने को क्या कैलकुलेट करना है, फेज स्प्रेड, फेज स्प्रेड। और फेज स्प्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम बीटा, एम बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज स्प्रेड। ठीक है, तो यहां से हम लोग को आपका अगर हम लोग एम बीटा कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में एन। ठीक है, 360 डिग्री अपॉन में एन। ठीक है, तो यहां से आपका निकल गया कि आपका फेज स्प्रेड टू एलिमिनेट nth हार्मोनिक। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर किसी भी अगर थर्ड हो, टू हो या मतलब थर्ड हार्मोनिक हो, ठीक है, ये आपका सेकंड हार्मोनिक। अगर हम लोग थर्ड हार्मोनिक की बात करें, अगर यहाँ पे देखिए थर्ड हार्मोनिक की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 360 अपॉन में एन की जगह पर हम लोग 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग एक्सप्लेन भी कर देते हैं। अब जैसे KD3 निकाले, मतलब थर्ड हार्मोनिक के लिए बात करें तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे साइन एन एम बीटा बाई टू। तो एन की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, 3 एम बीटा बाई टू अपॉन में एम साइन, और एन की जगह पे फिर हम क्या रख देंगे यहाँ पे 3 बीटा बाई टू। जीरो से इक्वेट कर देंगे। जैसे ही जीरो से इक्वेट कर देंगे ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्म्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जब इस साइड जाएगा। तो आपका बच गया साइन 3 एम बीटा बाई टू इक्वल्स टू 0। क्लियर, और हम लोग जीरो को लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री। अब दोनों साइड से जब हम लोग साइन को हटा देंगे तो आपको बच गया 3 एम बीटा बाई टू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपका बच गया 3 एम बीटा बाई टू इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा जब इधर जाएगा 180 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका 3 से कैंसिल हो गया तो वो आपका 120 डिग्री हो गया। और एम बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री इन केस ऑफ एलिमिनेट थर्ड हार्मोनिक। ये तो nth हार्मोनिक का था। ठीक है, मतलब इतना कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया 360 डिग्री अपॉन में एन। ठीक है, अगर फर्स्ट हार्मोनिक हो तो वो एन की जगह पर 1 रख देंगे, अगर थर्ड हो तो 3 रख देंगे, अगर फिफ्थ हार्मोनिक हो तो 5 रख देंगे। क्लियर, देखिए यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, इसका एक कंक्लूजन निकला, इन द 3 फेज अल्टरनेटर बाय सेलेक्टिंग फेज स्प्रेड मतलब एम बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर हम लोग 3 फेज अल्टरनेटर में फेज स्प्रेड अगर 180 डिग्री रखते हैं तो थर्ड हार्मोनिक को एलिमिनेट किया जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि अल्टरनेटर डिजाइन करना है, ठीक है, और उसमें थर्ड हार्मोनिक जनरेट इंट्रोड्यूस हो रहा है तो हम लोग उसको कैसे कम कर दें, खत्म कर दें या रिड्यूस करते हैं, आप सीधे बोलना है उसमें। ठीक है, कि बाय यूजिंग फेज स्प्रेड, जो फेज स्प्रेड है अगर वहां पे हम लोग उसको 180 डिग्री रखते हैं तो जो थर्ड हार्मोनिक जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो उसमें तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लिए, इन द 3 फेज अल्टरनेटर बाय सेलेक्टिंग फेज स्प्रेड, 3 फेज अल्टरनेटर के अंदर जो फेज स्प्रेड है अगर उसको हम लोग 180 डिग्री सेलेक्ट करते हैं, लेते हैं, तो जो आपका थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट है वो क्या हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है। क्लियर, तो थैंक यू। अब इसी के में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे दूसरे लेक्चर में।